हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग Good टू evening, ऑल ऑफ sir. यू वंस अगेन एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू ब्राइट विजन एकेडमी। और आई होप अब एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं, आपकी प्रिपरेशन Yes, अच्छी sir. चल Good रही evening, होंगी। sir. सर आज क्या पढ़ाओगे? हाँ जी, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अकाउंट पढ़ाएंगे आज सर। सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही सर। अच्छी चल रही है। यस सर। चलिए गाइस, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई, तो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील इन टुडेज क्लास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए शुरू करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सर हाँ जी, सर आप जो ग्रुप में क्वेश्चन शीट सेंड करते हो उसी टाइप की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करनी है आपको। अकाउंट्स बनाकर देखने की। क्वेश्चन रिलेवेंट है ना एग्जाम से? क्या कह रहे हैं? मॉक टेस्ट जो ये हम दे रहे हैं ये एग्जाम से रिलेवेंट है ना सर? मेरे दोस्त, अगर एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होता तो फिर आपसे ये टेस्ट क्यों दिलवाते हम? थैंक यू। यस सर। ऑब्वियसली बात है, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहा हो इट इज फॉर द एग्जाम। ओके गाइस, ये आपके एग्जाम के लिए ही है। इन सारे मॉक टेस्ट से ही आपका पेपर अच्छा होगा, जो आपको डेफिनेटली उनको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी। यस सर। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इससे रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग किस तरह से मूव करती है। सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन ऑफ बिल और इंसॉल्वेंसी नहीं है आपके सिलेबस में। ये दो टॉपिक और होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है जी, तो सर हमें फिर पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चारों केसेस, हमें पढ़ना है डिसऑनर ऑफ बिल, हमें पढ़ना है रिन्यूअल ऑफ बिल और लास्ट में हमें पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है जी, तो ये चार टॉपिक हम स्टडी करेंगे और हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज समाप्त हो जाएगा। जो इसमें दो एक्स्ट्रा टॉपिक और है, एकोमोडेशन और इंसॉल्वेंसी, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए भाई शुरू करते हैं। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ठीक है जी, सर आप आप स्टार्टिंग से जानते करवा हैं रहे हो बिल्स ऑफ ना? एक्सचेंज। हाँ जी, स्टार्टिंग से ही है ना सर ये? कोई प्रॉब्लम है? स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, अब आप लोग प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें और कॉन्सेप्ट को सुने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे देश में कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके अंदर ये टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं बेसिकली कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है जी, तो आप जैसे देख पा रहे हैं, यहां से देखिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन to pay a certain money only to the order of the certain person or to the bearer of the instrument. Bearer of the instrument. तो गाइस ये डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो हमें दी गई है। क्या है? फिर से पढ़ेंगे कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल पेपर। ठीक है जी, जो लिखित रूप में है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसके अंदर जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल है, जिसको साइन किया गया बाय द मेकर, जिसमें डायरेक्शन दी गई है एक पर्सन को कि वो एक दूसरे व्यक्ति को एक खास अमाउंट पे करेगा। ठीक है जी, या उस व्यक्ति को जिसका नाम बिल में मेंशन है, या फिर उस व्यक्ति को पे करेगा जो बियरर है,
जिसके पास वो बिल है। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दैट डेफिनेशन इज गिवन इन द बुक, दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई, अब आइए इसको समझते हैं, सर ये होता क्या है। देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए दो लोग हैं, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। हाँ जी, मेरी बात क्लियर है? जो ए है वो सेलर है और जो बी है वो बायर है। ठीक है भाई, अब बड़ी सीधी सी बात है, ए ने गुड्स बेची बी को। कितने की बेची भाई? 10 लाख रुपए की। हाँ जी, बात समझ में आ गई यहां तक? ए ने यस सर। गुड्स बेची बी को कितने की? 10 लाख रुपए की। तो ए ने कहा, अरे यार बहुत बढ़िया, इतना बड़ा कस्टमर आया है बी जो 10 लाख का माल खरीद रहा है मुझसे, चलो भाई इसके लिए जरा चाय नाश्ता लाओ, रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। ठीक है जी, तो इसको रिफ्रेशमेंट कराया। ठीक है जी, जो माल उसने खरीदा था वो ट्रक में लोड कर दिया। अब वो ट्रक लेकर बी जाने लगा, तो ए ने कहा, अरे भैया पेमेंट तो दे के जाओ, आपने माल ले लिया मुझसे 10 लाख रुपए का, अब आप मुझे पेमेंट तो दो। तो बी ने कहा, भाई पेमेंट जो होगी, ठीक है, मैं आपको पक्का पेमेंट दूंगा, बट अभी नहीं, पेमेंट मैं आपको दूंगा 2 महीने बाद, अभी थोड़ी। ए ने कहा, अरे सारा माल ट्रक पे से उतरवाओ और जो ये कोल्ड ड्रिंक बची हुई है भी इसके हाथ से छीन लो। क्लियर? और बी से कहा ए ने, भैया यहां कोई उधार नहीं चलता, आपको माल चाहिए तो अभी पेमेंट दो मुझे। क्लियर? बी ने कहा, भाई मत दो, भाई आप गुड्स नहीं बेच रहा है तो मैं किसके पास जाऊंगा? सी के पास। और यहां तो मैं 2 महीने का उधार ले रहा था, यार सी तो मुझे 3 महीने का उधार दे रहा है। तो ए ने कहा, ठीक है भाई, सी देता होगा, मेरी पॉलिसी है जी, मैं तो कैश में गुड्स बेचता हूं। अब हुआ क्या, समस्या ये हुई कि हर कस्टमर पहले ए के पास आता, जब ए गुड्स देने से मना कर देता कैश क्रेडिट में, तो वो सब के सब किसके पास जाने लगे? सी के पास। तो एक समय ऐसा आएगा कि ए से कोई भी गुड्स नहीं खरीदेगा। भाई नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, पैसे जितनी देर से जाए उतना अच्छा और जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया। बोलो जी, पॉइंट क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। तो इसीलिए ए कहता है जी मैं तो उधार में बेचूंगा, ठीक है जी, तो लोग इससे खरीदेंगे। जब ये कहता है जी मैं तो कैश में बेचूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ए को अपनी दुकान बंद करके, अपना गोडाउन, अपनी फैक्ट्री ताला लगा के जाना पड़ेगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? क्योंकि लोग कैश की तुलना में उधार लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यस सर। तो इसलिए ए को रियलाइज हो गया कि अच्छा, अगर मुझे मार्केट में सरवाइव करना है तो मुझे गुड्स उधार में बेचनी पड़ेगी। क्लियर? चलो जी, ए ने कहा बी से, अच्छा भाई अच्छा आ जाओ, 10 लाख का माल मुझसे उधार ले जाओ, पेमेंट 2 महीने बाद करना, लेकिन सुनो कर देना। क्लियर? सोच के बताओ, तो क्या ए के कहने से बी पेमेंट कर देगा? मान लो बी ने पेमेंट नहीं करी, तो ए के पास कोई लीगल चीज तो है ही नहीं ना, ए का तो रिस्क है। क्लियर है? तो हमने ए से कहा, भैया जब आपने बी को गुड्स बेची है ना, तो ये लो पीस ऑफ पेपर, इस पे हमने कुछ लिखा है, तुम जाते जाते इस पर बी के साइन करवा लेना। बोलो बात क्लियर है? अब हमने पूछा भाई क्या लिखा है इसके ऊपर, तो इस पर ए ने लिखा है कि जी मैंने गुड्स बेचा है बी को, और बी कह रहा है जी मैंने एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने गुड्स खरीदी है इतने रुपए की और मैं इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। और जब वो इस पर साइन कर देगा तो गाइस इस पीस ऑफ पेपर को ही हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसलिए बनाया गया है ताकि ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। किसको? सेलर को। ए को। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, कम ऑन sir. वंस अगेन। तो Yes, बिल्स sir. ऑफ एक्सचेंज है क्या? एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट एंड राइटिंग में, जिसमें ये लिखा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करेगा इस डेट तक। क्लियर है? तो बस उसी को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया? ए ने। और उस पर साइन किसने करे? बी ने। क्लियर है? तो ए ने क्योंकि बिल बनाया है तो ए को हम बोलेंगे ड्रॉर, बिल का बनाने वाला, और बी को हम बोलेंगे ड्रॉई, बिल का एक्सेप्ट करने वाला। चलिए आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसमें ये लिखा होता है अनकंडीशनल ऑर्डर।
अब सर इसका क्या मतलब है? कल को बी पेमेंट करने आया तो वो ये नहीं कह सकता भाई देखो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि पहले मुझे एक बाइक दिलाओ। ठीक है जी, पहले आप मुझे बाइक दिलाओ फिर मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अरे भैया यहां शर्त नहीं लग सकती किसी भी तरह की, अनकंडीशनल है, कोई शर्त नहीं है। आपने माल खरीदा है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बिना किसी शर्त के। बोलो क्लियर है? तो ये एक राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें मेकर साइन करता है और इसके अंदर बस ये लिखा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देगा। क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है तो अब ए के पास एक सेफ्टी मेजर है। कल को बी अगर पेमेंट नहीं करता तो ए के पास एक प्रूफ है जिसकी हेल्प से वो कानूनी मदद प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो गाइस ये है डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। सर आई होप यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल। यस सर। अब अगला आता है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ एडवांटेजेस बताओ। पहला जी प्रूफ ऑफ डेट, जिसको मैं कह रहा था कि सर ये कानूनी प्रूफ है जिसमें ए इस बात को साबित कर देगा कि बी ने उससे पेमेंट ली है और कानूनी तौर पर बी को पेमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा इजीली ट्रांसफर्ड, ये आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा सेफली ट्रांसफर्ड, मतलब बिल पूरा सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, तो इसकी कुछ फीचर्स यहां बताए गए हैं जो मैंने अभी डिस्कस करा। पहला फीचर इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये मैंने बता दिया भाई। इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसको मेकर जो है वो साइन करता है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है, यानी ए बिल बी पर ही लिखेगा, हर किसी पर नहीं लिख देगा। जिसमें एक ऑर्डर होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक स्पेसिफिक सम, एक खास अमाउंट पे करेगा। ठीक है, इस पे डेट और स्टैम्प होनी चाहिए एंड इट मस्ट बियर रेवेन्यू स्टैम्प, और इस पर कोई रेवेन्यू स्टैम्प लगी होनी चाहिए, तब जाकर वो बिल बनेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो व्हाट बेसिकली अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आई होप सबको एक क्लियर आइडिया मिल गया। Yes, हाँ जी sir. बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज अगला टॉपिक आता है हमारा पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी मैक्सिमम पार्टी हो सकती है। वैसे अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो हम ये कहते हैं गाइज कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है जनरल सेंस में, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली पार्टी होती है ड्रॉअर। हम कहते हैं ये वो पर्सन है जिसने बिल लिखा है, यानी ही इज कॉल्ड द मेकर ऑफ द बिल, ही इज कॉल्ड मेकर ऑफ द बिल। और आमतौर पर ये सेलर और क्रेडिटर ही होता है। मैंने एग्जांपल ली थी, ए ने गुड्स बेची है बी को, तो भैया रिस्क तो ए का है ना, तो ए बिल लिखेगा, और ए कौन है? सेलर। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है जी, तो वो Yes, sir. बी के लिए कौन है? क्रेडिटर है। बोलो जी बात क्लियर है? तो ड्रॉअर मतलब वो व्यक्ति जो बिल लिखता है, बिल के लिखने वाले को हम ड्रॉअर कहते हैं। हाँ जी बोलो, बात याद रहेगी? यस सर। सेकंड पार्टी होती है गाइस ड्रॉई। ड्रॉई वो व्यक्ति है जिसके ऊपर बिल लिखा गया है। ही इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। आमतौर पर ये बायर होता है या फिर डेटर होता है, और ये वो व्यक्ति है जिसको पेमेंट करनी है। ये वो व्यक्ति है जिसको पेमेंट करनी है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉअर। तीसरा होता है पेई। याद रखना, पेई वो व्यक्ति है जिसको पैसे मिलेंगे बिल के। जिस व्यक्ति को बिल का पैसा मिलेगा उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पेई। क्लियर है? जो 99% केसेस में ड्रॉअर खुद होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहला ड्रॉअर, बिल का लिखने वाला, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, और थर्ड पेई जिसको उस बिल की पेमेंट मिलेगी। जैसे मैंने बोला 99% केसेस के अंदर जो ड्रॉअर है वो खुद ही कौन होता है? पेई भी होता है। हाँ जी बोलो, क्लियर? यस Yes, सर। sir. चौथा आता है एंडोर्सर। तो गाइस एक वर्ड आता है एंडोर्समेंट, पहले इसका मतलब समझो। एंडोर्समेंट का अंग्रेजी में मतलब होता है टू गिव अप।
अपना अधिकार छोड़ देना, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है जी। तो एंडोर्सर वो व्यक्ति है जिसने अपना राइट, अपना अधिकार क्या करा, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। क्लियर है? जैसे मान लो ए ने बिल लिखा बी पर ए ने बोला बी से के पेमेंट मुझे मत देना, तुम पेमेंट किसको दे देना, सी को दे देना। तो भाई बी बोलेगा यार या तो पेमेंट आप ले लो या आप जिसको कहोगे मैं उसको पे कर दूंगा। तो ए ने कहा यार मैं कह तो रहा हूं क्या आप मेरे बदले पेमेंट किसको दे देना, सी को दे देना। बोलो जी बात क्लियर है? तो जिसको पेमेंट मिलेगी उसको हम बोलते हैं पेई। तो यानी सी कौन है, पेई। पेमेंट लेने का अधिकार किसका था, ए का था, उसने अपना अधिकार किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को। तो ए उस केस में क्या कहलाएगा, एंडोर्सर। हाँ जी गाइस बोलिए, समझ में आ गया? तो एंडोर्सर वो व्यक्ति होता है जो अपना अधिकार किसी और को सौंप देता है। ठीक है। अब अगला पर्सन आया एंडोर्सी। ये वो व्यक्ति है जिसको अधिकार दिया गया है। तो ए ने अपना अधिकार किसके फेवर में दिया है, सी के फेवर में। तो गाइस हम सी को क्या बोलेंगे, एंडोर्सी। ठीक है। यस सर। चौथा और Yes, sir. आता है बियरर। नेक्स्ट मतलब वो व्यक्ति जिसके पास बिल है, जिसके कब्जे में बिल है, उसको हम बोलते हैं बियरर। पर्सन इन पोजेशन ऑफ द बिल। क्लियर है? तो जिस व्यक्ति के पास बिल होता है दैट इज कॉल्ड बियरर। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो दीज आर कॉल्ड द पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सर ये बियरर बी होगा। हाँ जी, बियरर ए B होगा। भाई साइन करके बिल हम ए अपने पास रख लेता है, बहुत बढ़िया। बिल साइन करेगा और कहेगा बी ये बिल भी तुम रख लो। तो बताना बी पेमेंट देने आएगा क्या? अच्छा नहीं आएगा। तो ये ए होगा, ए। यस, जिसके पास, जिसके पोजेशन में बिल होता है गाइस, उसको हम बोलते हैं बियरर ऑफ द बिल। ओके। चले आगे। एंडोर्सी बता दो, एंडोर्सी दोबारा बता दो, एंडोर्सी हाँ जी, एंडोर्सी दोबारा बता दो एक बार। एंडोर्सर। तो पहले सुन लो, एंडोर्समेंट वर्ड से बनाई है जिसका मतलब होता है अपना राइट छोड़ देना। मैंने जो एग्जांपल ली, ए ने बिल लिखा बी पर, तो बी पेमेंट किसको देगा, ए को देगा। यस और नो? यस सर। पर ए ने कहा जी पेमेंट मुझे मत देना, मेरे बदले पेमेंट इस बंदे को दे दो जिसको मैं आपको बता रहा हूं। और वो बंदा कौन है, सी है। तो बी ने कहा ए ने कहा क्या मेरे बदले पेमेंट सी को दे देना। तो भैया बी अब पेमेंट किसको करेगा, सी को। तो सर इस केस भाई में बी तो BRR अब पेमेंट सी को कर देगा। Yes, sir. क्लियर? पेमेंट मिलनी किसको थी, ए को। तो ए ने अपना अधिकार छोड़ दिया। क्लियर? यस सर। तो ए को तो हम सर क्या बोलेंगे, एंडोर्सर। अरे बोलो, समझ में आ गया? सर इस केस में हमारा sir. BRR सर बट इस केस में फिर सी होगा ना बियरर। नहीं, जिसके BRR देखो B होगा। बियरर वो व्यक्ति है जिसके पोजेशन में बिल है। बात खत्म हो गई। ओके। क्लियर हो गई बात Okay, यहां sir. तक? Yes, sir. अब वो भी एंडोर्सर पूछ रहा है, तो ए एंडोर्सर है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एंडोर्सी कौन है, जिसको अधिकार दिया है। तो अधिकार किसको फेवर में दिया है, सी को। सी के फेवर में। तो हम सी को क्या बोलेंगे, एंडोर्सी। 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 एंडोर्स। क्लियर? यस सर। अब जब ए ये कह रहा है कि पेमेंट सी को कर देना, तो ए ने बिल भी किसको ट्रांसफर कर दिया होगा, सी को। तो अब बिल किसके पास है, सी के पास। तो दैट इज कॉल्ड बियरर। हाँ जी बोलो, क्लियर है? क्लियर है यस सर अब। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ड्यू डेट ऑफ बिल। ध्यान से सुनिएगा भाई, ड्यू डेट ऑफ बिल, बिल की ड्यू डेट। याद रखना, जब भी बिल की ड्यू डेट लिखी जाएगी तो उसमें प्लस कर दिए जाते हैं 3 डेज, 3 days। और इन 3 दिन को हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। सावधान, ये ग्रेस पीरियड 3 दिन का ही होता है। अब सर एग्जाम्पल दे दो, आप क्या कहना चाह रहे हो। मान लो 1 जनवरी को बिल लिखा 3 महीने का, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर इसकी ड्यू डेट बताओ।
तो जरा बताना, 1 जनवरी को बिल लिखा है और वो 3 महीने का है, 4 अप्रैल तो 1 फरवरी 1 महीना, यस सर 1 मार्च 2 महीने, 1 अप्रैल, 3 महीने अरे बोलो भाई, 3 महीना प्लस 3 डेज 1 अप्रैल 3 महीने हो गए, यस और नो? यस यस सर। यस सर लेकिन ड्यू डेट 1 अप्रैल को नहीं आएगी, आप इसमें 3 दिन जोड़ोगे ग्रेस के। सर ये कंपलसरी है, तो व्हाट वुड बी द ड्यू डेट? 4 अप्रैल 4 अप्रैल। 4 अप्रैल तो अगर बिल 1 जनवरी को लिखा गया है और वो 3 महीने का बिल है, तो उसकी ड्यू डेट बनेगी 4 अप्रैल। क्लियर है? तो यानी जब भी टाइम पूरा होता है आप उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हो, और जो आप 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हो ना, उसे हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया कि ग्रेस पीरियड कितने दिन का होता है? 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 3 दिन? 3 दिन यस, तो राइट आंसर इज 3 डेज। तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेस पीरियड हमेशा 3 दिन का होता है। सर 3 दिन से कम हो सकता है? नहीं। 3 दिन से ज्यादा हो सकता है? नहीं। क्लियर? तो ग्रेस पीरियड इज दैट ऑफ 3 डेज। तो जब बिल की टर्म एक्सपायर होती है उसमें हम 3 दिन जोड़ देते हैं, तो आती है ड्यू डेट। क्या आती है गाइस? और इस ड्यू डेट को ही एक नाम से और पुकारते हैं हम, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो अगर एग्जाम में वो आपसे डेट ऑफ मेच्योरिटी पूछे या वो आपसे ड्यू डेट पूछे, तो गाइस नो कंफ्यूजन एट ऑल, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। हाँ जी बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इफ ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट क्या है? पब्लिक हॉलीडे। क्या मतलब निकला सर? मतलब जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है ना, अगर उस दिन ड्यू डेट फॉल कर रही है, और हम जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, आमतौर पर ये 3 पब्लिक हॉलीडे होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सर अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए तो उस दिन तो छुट्टी होती है, तो फिर क्या होगा? तो हम कहते हैं उस केस में जो ड्यू डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी प्रीसीडिंग डे, 1 दिन पहले। बोलो जी, बात क्लियर है? यानी अगर आपकी ड्यू डेट 26 जनवरी फॉल हुई है 3 दिन जोड़ने के बाद, ठीक है जी, तो पेमेंट कब दी जाएगी? 25 जनवरी को, 1 दिन पहले। हाँ जी बोलो, बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? यस सर। यस सर। तो अगर मैं बोलूं ड्यू डेट 15 अगस्त है, तो जरा बताना पेमेंट कब होगी? 14 अगस्त 14 अगस्त को। बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं ड्यू डेट 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तो 1 दिन पहले, प्रीसीडिंग डे पहले, अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर वुड बी ड्यू डेट। आई होप मेरा पॉइंट याद रहेगा। तो इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे में फॉल कर रही है, तो 1 दिन पहले जो आएगा ना डे, उसको हम ड्यू डेट अज्यूम कर लेंगे, और उस दिन ड्रॉई को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी ड्रॉअर को। बोलिए जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? यस यस क्लियर है चलिए, सेकंड केस। इफ ड्यू डेट इज बैंक हॉलीडे या फिर इमरजेंसी हॉलीडे, अगर जिस दिन ड्यू डेट फॉल कर रही है सर वो बैंक हॉलीडे है, या फिर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, क्या है सर? वो इमरजेंसी हॉलीडे है, तो फिर ड्यू डेट क्या बनेगी? नेक्स्ट वर्किंग डे। तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा ना, उस नेक्स्ट वर्किंग डे को हम गाइस क्या अज्यूम कर लेंगे? ड्यू डेट। बोलो जी, पॉइंट क्लियर है? यस तो आई सर रिपीट, यस सर इफ ड्यू डेट इज अ बैंक हॉलीडे या फिर इमरजेंसी हॉलीडे, तो जो अगला वर्किंग डे होगा
उसको हम ड्यू डेट मान लेंगे। क्लियर? सर इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है? सर अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से पूरे भारत में छुट्टी हो गई। बोलो जी, बात क्लियर है? जैसे मान लो लॉकडाउन लग गया इमरजेंसी में, तो आप क्या करेंगे? तो जब वर्किंग डे आएगा ना, जब क्लियर है, अब वो चाहे 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, तो वो ड्यू डेट माना जाएगा। यस सर। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोलिए, याद रहेगा या नहीं? यस सर, याद रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो बताना ड्यू डेट कब आएगी? 1 दिन पहले। एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो। ठीक है, और अगर बैंक हॉलीडे या फिर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है तो ड्यू डेट कब आएगी? नेक्स्ट वर्किंग डे, वो दिन जब काम होगा। क्लियर है? तो पता चला, आप ये मत बोलना नेक्स्ट डे, पता चला नेक्स्ट डे संडे, जिसमें पूरे भारत में छुट्टी होती है, तो फिर ड्यू डेट संडे नहीं होगी, वर्किंग डे होगी। तो वर्किंग डेट क्या होगा? मंडे। मंडे। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। आप जानते ही हैं इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़नी है। आइए, तो अब हम देखेंगे गाइस किस तरह की जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, और पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन जर्नल एंट्रीज पर ही बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं पहला, बुक्स ऑफ ए। हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये ड्रॉअर है। सेकंड हम लेंगे जी बुक्स ऑफ बी, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ड्रॉई है। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ए जिसको हम बोलेंगे ड्रॉअर, एंड बुक्स ऑफ बी जिसको हम बोलेंगे ड्रॉई। बोलो क्लियर? यस सर। आइए, अब सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब लिखा जाता है? जब या तो ए गुड्स बेचेगा बी को उधार, तब बिल लिखा जाएगा, या फिर ए ने कुछ उधार दिया हो बी को तो लिखा जाएगा। याद रखना कि जरूरी नहीं है बिल तभी नहीं लिखा जाता जब सेल और परचेज होती है। अगर ए बी को गुड्स उधार दे रहा है तो भी बिल लिखा जाएगा, या अगर वो उसको कैश दे रहा है उधार में, कोई कर्ज दे रहा है, कोई लोन दे रहा है, तो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। ओके सर। ठीक है गाइस? यस सर। चलिए, तो ए अपनी बुक में पहली एंट्री करेगा फॉर सेल। हम मान रहे हैं कि गुड्स बेची गई है, तो ए ने गुड्स बेची है बी को, तो ए अपनी बुक में पहली एंट्री पास करेगा गुड्स बेचने की। मेरा आपसे प्रश्न है कि ये बताइए, ए गुड्स कैश में बेचेगा कि उधार में बेचेगा? क्रेडिट में। ऑब्वियसली सर उधार में बेचेगा, तभी तो सारी कहानी है। अगर कैश होता तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी बनता। तो ए ने गुड्स बेची बी को, तो ए अपनी बुक में बी का नाम लिखेगा और बी अपनी बुक में ए का नाम लिखेगा। तो वह एंट्री क्या बनाएगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लेते हैं 1000 रुपए की गुड्स। जनरल एंट्री में नरेशन आपको लिखनी आती है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। हाँ जी, क्लियर? यस यस सर। यस चलिए, सर। तो ए अपनी बुक में एंट्री बनाएगा फॉर सेल, गुड्स बेचने की। तो बी अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री बनाएगा? परचेज, गुड्स खरीदने की। याद रखना उल्टा होगा, ए की बुक में जो हुआ है बी उसका उल्टा करेगा। तो ये एंट्री बनाएगा फॉर परचेज, तो इसने गुड्स खरीदी है बी से, तो ये अपनी बुक में एंट्री बनाएगा गाइस परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, और ये ए को क्रेडिट कर कर अपना 1000 से क्रेडिटर बना देगा। जल्दी बोलो, क्लियर है? तो ए अपनी बुक में बी का यस अकाउंट सर। ओपन करेगा और बी अपनी बुक में ए का अकाउंट। ठीक है भाई? आइए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सेकंड एंट्री बनेगी फॉर बिल्स। मेकिंग बिल।
सेकंड एंट्री बनेगी बिल लिखने की। मेरा आपसे प्रश्न है, कौन बिल लिखेगा? ड्रॉयर ड्रॉवर ड्रॉर। ए लिखेगा। और इस केस में ड्रॉर कौन है? ए ए बिल लिखेगा बी को, और बी उस पे साइन कर कर वापिस किसको दे देगा? ए को। तो ए और बी दोनों के साइन होते हैं उसके ऊपर। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ए के पास बिल आ रहा है। अब याद रखना, ए यानी कि ड्रॉर उसे बोलेगा बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई उसे बोलेगा बिल्स पेबल। टेबल। ठीक है जी। और आपको पता है बिल रिसीवेबल हमारी एसिड्स होती है और बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। तो पूरे Yes, बिल्स sir. ऑफ एक्सचेंज में बी आर यानी बिल रिसीवेबल होगा ड्रॉर के लिए, और बिल्स पेबल यानी कि लायबिलिटी होगा ड्रॉई के लिए। अब क्योंकि हम ड्रॉर की बुक बना रहे हैं, तो ये अपनी बुक में किसको डेबिट करेगा? बिल को, क्योंकि इसके पास बिल आ रहा है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बी आर अकाउंट डेबिट, और ये बिल किसने दिया उसे? बी ने। बी ने। तो बी आर डेबिट टू बी। बी अपनी बुक में एंट्री पास करेगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। हाँ जी, उसने बिल एक्सेप्ट करा है, तो वो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास करेगा। वो बोलेगा ए डेबिट टू बीपी। गाइस कम ऑन, यहां तक बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर, आ गई समझ। वेरी गुड। ठीक है, अब गाइस कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, याद रखना इस एंट्री के बिना मार्क्स नहीं आते। पर आपका पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो बस आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है बिल लिखने की और बिल एक्सेप्ट करने की। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। यस सर। चलिए, अब गाइस मुझे ये बताइए बिल किसके पास है? ए ए ड्रॉर के पास। सर बिल तो ए के पास है। यस सर। तो अब ए उस बिल को 4 तरीके से यूज कर सकता है। वो कैसे सर? अरे भैया अभी तो बिल लिखा है, मान लो बिल 3 महीने के लिए लिखा है, तो पेमेंट कब मिलेगी ए को? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मिलेगी ना। तो 3 महीने तक ए क्या करेगा? तो ध्यान से सुनना, 3 महीने तक, जिसको मैं आज के बाद बोलूंगा ड्यू डेट से पहले, जो ड्रॉर है वो बिल को 4 तरीकों से यूज कर सकता है। ड्यू डेट से पहले ड्रॉर बिल को 4 तरीकों से यूज कर सकता है। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। केस 1, when the drawer retain the bill till maturity and the drawee met the bill। हाँ जी, तो गाइस केस 1 क्या लिखा मैंने? When the drawer retain the bill till maturity and the drawee met the bill। हाँ जी, क्लियर? यानी ड्रॉर ने क्या करा? बिल को अपने पास रखा संभाल कर। कब तक? मैच्योरिटी तक, 3 महीने तक। और जब 3 महीने पूरे हुए तो ए ने बिल दिया बी को कि बी अपना बिल लो, और बी ने बदले में पेमेंट कर दी। तो याद रखना यहां वर्ड यूज हुआ है मेट द बिल। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ऑनर्ड द बिल। क्लियर है? तो जब ड्रॉई ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट कर दे, सो दिस इज कॉल्ड मेट द बिल और ऑनर्ड द बिल। अब उस केस में ए के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो ए के पास कैश आएगा और वो बिल किसको दे देगा? बी को। गाइस तभी तो इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि भैया इधर अपना बिल लो और उधर मेरे पैसे दो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ए के पास पैसा आ रहा है, तो ए एंट्री बनाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और उसके पास से क्या जा रहा है? बिल। तो 2BR 1000। बोलो जी, समझ में आ गई? पहले केस में क्या एंट्री बनेगी ड्रॉर की बुक में? कैश अकाउंट डेबिट 2BR। 2BR।
हाउ मच गाइस? 1000। कोई दिक्कत? नो सर। अब ड्रॉइंग की बुक में एंट्री किसकी बनेगी? पेमेंट की। तो भैया इसको तो पे करना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो इसने पेमेंट किसको की है? बी को, सॉरी ए को। और इसके पास क्या आ रहा है? बिल। तो इसके लिए बिल क्या है? लाइबिलिटी बीपी। तो जब इसने पे कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो ये एंट्री क्या पास करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000. So that would be the journal entry in case of case 1. आई होप यहां तक समझ में आ गया कि कैश डेबिट टू बीआर, बीपी डेबिट टू कैश। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। यस सर। आइए, अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2, केस 2 क्या होता है? When the drawer discount the bill with his bankers. ठीक है गाइस, केस 2 क्या होता है? When the drawer discount the bill with his bankers. अब ड्रॉर बिल को डिस्काउंट करा लेता है अपने बैंक से। सर ये क्या होता है? भाई आप जानते हैं कि बैंक का मेन बिजनेस लोन लेना, लोन देना होता है। क्लियर? सिमिलरली बैंक का एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है बिल को डिस्काउंट करना। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बैंक ए को अप्रोच करेगा या ए बैंक को अप्रोच करे, बात एक ही है। तो बैंक ए से कहता है भाई सुनो कितने का बिल है? ए ने कहा 1000 का। बैंक ने कहा पेमेंट कब मिलेगी? ए ने कहा जी 3 महीने बाद। तो बैंक ने कहा अगर मैं तुम्हें आज पेमेंट कर दूं तो क्या ये बिल मुझे दे दोगे? तो अगर तुम ए होते तो क्या करते? यस सर। भाई डेफिनेटली आप कह रहे हैं इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मुझे तो 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, लो बिल तुम रख लो, मुझे मेरा पैसा आज ही दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, बट मेरी एक छोटी सी शर्त है, 100 रुपए कम दूंगा। भाई अगर बिल 1000 का है ना तो मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। क्लियर है? 100 रुपए नहीं दूंगा मैं तुम्हें। बोलो अब राजी हो तो ये बिल मुझे बेच दो। तो जब भी उस पे राजी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट द बिल। तो डिस्काउंट में होता क्या है? एक तरह से ड्रॉर उस बिल को बैंक को बेच देता है कम पैसों में। भाई तभी तो बैंक ले रहा है। बैंक उस बिल को अपने पास रखेगा, 3 महीने बाद वो जाकर बी से पूरे 1000 रुपए ले लेगा। तो इस 3 महीनों में बैंक ने कितने रुपए कमा लिए? 100 रुपए। तो बिल डिस्काउंट करना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ द बैंक। हाँ जी बोलो, बात क्लियर है? यस सर। तो अब सर ए की बुक में क्या एंट्री बनेगी? भाई ए के तो बैंक में पैसा आ गया ना, तो ए बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। भाई कितने रुपए आए हैं? 900 रुपए। सर एग्जाम में ये डिस्काउंट होता है, इसकी परसेंटेज गिवन होती है, तो आप इजीली निकाल लोगे। कितने का लॉस हुआ? 100 रुपए का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए। 100। क्लियर? और इसके पास से क्या गया? बिल टू बीआर 1000। हाँ जी बोलो, एंट्री समझ में आ गई? यस सर। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 900 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए, एंड टू बीआर हाउ मच? 1000। ठीक है गाइस? यस सर। आइए अब आप मुझे बताओ, ये जो इसने बिल डिस्काउंट कराया, ये मैच्योरिटी से पहले कराया है मैच्योरिटी पर? भाई डेफिनेटली मैच्योरिटी से पहले कराया होगा ना। तो मैच्योरिटी पे थोड़ी ना बैंक आएगा उसके पास। तो बी बोलेगा कि ए बोलेगा मैं डायरेक्ट बी से पैसे ना ले लूं, 100 रुपए तुम्हें क्यों दूं? लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। यस सर।
ठीक है गाइस, अब सुनिए, क्योंकि बिल मैच्योरिटी से पहले हुआ है तो याद रखना ए यानी कि ड्रॉअर मैच्योरिटी से पहले क्या करता है, इसका कोई भी इफेक्ट ड्रॉई पर नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी काम ड्रॉअर मैच्योरिटी से पहले करेगा, ड्रॉई अपनी बुक में उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो ड्रॉई की बुक में क्या होगी? नो एंट्री। नो एंट्री। जल्दी बोलिए कौन से समझ में आ गया? यस सर। तो गाइज अगर मैच्योरिटी से पहले कोई काम किया जाएगा तो उस केस में ड्रॉई की बुक में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलिए केस 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर इसकी एंट्री तब होगी जब वो मैच्योरिटी मतलब बिल मैच्योर होने वाला होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो बी पेमेंट करेगा बिल की, तो बी अपनी बुक में वही पेमेंट वाली एंट्री पास करेगा, बीपी टू कैश। और वो पेमेंट किसको होगी? बैंक को होगी। तो ए अपनी बुक में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है गाइस? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करेंगे केस 3 की। 4 केस होते हैं और पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन 4 पर ही बेस्ड है। तो आप इन 4 केसेस को अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए वी टॉक अबाउट केस 3। When the drawer endorses the bill in favor of C। हाँ जी, हमने केस 3 लिया। When the drawer endorses the bill in favor of C। हाँ जी, ड्रॉअर ने बिल किसको दे दिया? सी को। सी को दे दिया। When the drawer endorses the bill in favor of C। ड्रॉअर ने बिल सी को दे दिया। ठीक है भाई। अब आपके मन में आएगा सर उसने सी को क्यों दिया? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी। ए ने गुड्स बेची बी को, लेकिन ए ने गुड्स खरीदी किससे थी? सी से। ठीक है जी। भाई ए ने जो गुड्स बेची है बी को, वो ए ने खरीदी किससे थी? सी से खरीदी थी। अब सी उससे बार बार कह रहा लाओ भाई लाओ मेरे पैसे लाओ। ठीक है जी, मुझे तो मेरे पैसे अभी चाहिए। ए ने कहा अरे भैया पैसे आने दो, जब बी से आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सी ने कहा ना भाई ना, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे तो मेरे पैसे अभी दो। ठीक है। ए ने कहा जी साफ सुनो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, 3 महीने बाद आएंगे बी से। तुम रुकने को तैयार नहीं हो, ये लो ये बिल तुम रख लो अपने पास, ताकि तुम्हें प्रूफ हो जाए और संतुष्टि मिल जाए कि हाँ मेरे पास पैसे आने हैं। और 3 महीने जब हो जाए तो बी के पास जाना और उससे पेमेंट ले लेना। बोलो जी बात क्लियर है? तो गाइस अब ए ने क्या करा? उसने बिल किसको दे दिया? सी को। सी को। तो हम इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। तो यानी ए ने अपना अधिकार सी के फेवर में कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो यही हमारा थे केस 3 है। व्हेन द ड्रॉअर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी। जब ड्रॉअर बिल एंडोर्स कर दे और किसको दे दे? सी को। तो अब उस केस में क्या एंट्री पास होगी? भाई ए ने बिल सी को दिया, डेबिट द रिसीवर, तो वह एंट्री पास करेगा सी डेबिट टू बी आर 1000 रुपया। सी डेबिट टू बी आर 1000 रुपीज। फिर मेरा आपसे प्रश्न है, ये ड्यू डेट से पहले होगा मैच्योरिटी से या ड्यू डेट पर? ड्यू डेट नहीं, ड्यू डेट से पहले। ऑब्वियसली बात है सर, ड्यू डेट से पहले होगा। और कोई भी काम ड्यू डेट से पहले होगा
तो गाइस बी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है जी। तो आई होप आपको केस 3 समझ में आ गया। व्हेन द ड्रॉअर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी। कोई डाउट एनीवन? नो सर। आइए अब सर अगर मैं आपसे कहूं सी की बुक में क्या होगा, तो अगर हम बुक्स ऑफ सी बनाए तो सी कौन है? एंडोर सी। तो अगर हम उसकी बुक बनाए तो वो अपनी बुक में बस एक एंट्री पास करेगा। उसके पास बिल आ रहा है तो वो बोलेगा बी आर अकाउंट डेबिट, और वो बिल उसे किसने दिया है? 2A 1000। तो सी अपनी बुक में सिर्फ एंट्री पास करेगा बिल आने की, और क्योंकि वो बिल उसे ए ने दिया है तो एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट 2A अकाउंट। हाँ जी बोलेंगे, कौन से बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। चलिए दैट्स ग्रेट। आइए गाइस केस 4 पे मूव करते हैं। केस 4, ये ए की बुक वंस अगेन और ये बी की बुक। ठीक है। केस 4 कहता है व्हेन द ड्रॉअर सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर collection. When the drawer sent the bill to his bank for collection. जब ड्रॉअर बिल अपने बैंक को भेज देता है, भाई किसके लिए भेजा उसने? कलेक्शन के लिए। तो ये होता है हमारा केस 4। अब सर ये होता क्या है? आप जानते हैं कि सर बैंक हमें बड़ी सारी सर्विसेज देता है। हमारे बिजली के बिल भरता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरता है, स्कूल में बच्चों की फीस जमा कराता है। तो ये सारी सुविधा बैंक देता है। उसमें एक सुविधा यह भी होती है कि बिल के बैंक हमारे बिल कलेक्ट करता है। अब मान लो ए ने कहा यार ये बिल मुझे 3 महीने बाद इसकी पेमेंट मिलेगी बी से। अब क्योंकि ए बिजनेसमैन है तो उसने सोचा पता नहीं मैं 3 महीने बाद इंडिया में हूं, जर्मनी में हूं, जापान में हूं, और अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो फिर बी जो है वो पेमेंट देने में आनाकानी करेगा। तो इसके लिए उसने क्या करा? उसने वो बिल अपने बैंक को भेजा और साथ में इंस्ट्रक्शन भेजी कि आप ये बिल रखो और जब 3 महीने पूरे हो जाए तो मेरे बिहाफ पर बी के पास जाना, बी को बिल देना और उससे पेमेंट लेना और लाकर वो मेरे अकाउंट में जमा कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो गाइस इसको हम बोलते हैं सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कि उसने बिल बैंक को सेंड कर दिया और वो बदले में कलेक्ट हो जाएगा। अब सर दूसरे और चौथे में अंतर समझना। दूसरे में जब हमने डिस्काउंट करा था तो हैंड टू हैंड पेमेंट ले ली थी, यहां पर हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं मिलती। क्लियर है? तो यहां तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी, 3 महीने बाद बैंक जाएगा बी के पास, उससे पैसे लाएगा और लाकर मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, और इसके बदले बैंक मुझसे कुछ चार्जेस लेगा जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। या तो वो हैंड टू हैंड बिल के अमाउंट में से काट लेगा, या फिर वो बैंक की पॉलिसी है कि वो क्वार्टरली ले, मंथली ले, या फिर ईयरली ले। जल्दी बोलिए कौन से समझ में आ गया यहां तक? तो अब क्योंकि पैसा तो 3 महीने बाद मिलेगा ना, तो हम एक एसिड बनाते हैं जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल गया 2BR 1000। बोलो भाई, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी गाइस? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 2BR। अब एक मन में प्रश्न आएगा, सर हम सीधा बैंक को डेबिट क्यों नहीं कर देते? अरे भैया इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बैंक को डेबिट करने का मतलब है आपके बैंक बैलेंस में पैसा आ गया। भाई अभी कहां आया है पैसा यार? पैसा तो 3 महीने बाद आएगा, और जो चीज आने वाली हो
वो मेरी एसिड्स होती है, तो मैंने उसे किस नाम से रिकॉर्ड करा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। यस सर। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए अब मुझे बताइए, ये बिल हमने 3 महीने पहले मतलब मेच्योरिटी से पहले भेजा होगा, मेच्योरिटी के बाद? श्योरिटी से पहले। ड्यू डेट से पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। बोलो बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस सर। अब इसी में व्हेन बिल इज मेट, अब अगर मान लो 3 महीने बाद बी पेमेंट कर देता है, तो इस 4th केस में क्या होगा? 3 महीने बाद अगर बी पेमेंट कर देता है तो गाइस 4th केस में क्या होगा? तो ए की बुक में क्या होगा? अब क्योंकि बैंक को पैसा मिल गया तो ए ने बैंक उसका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो क्लियर? और यस सर। इस एंट्री में बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट करके अपनी एसिड बनाया था। सर अब तो पैसा मिल गया, तो अब जब क्योंकि पैसा मिल गया तो अभी हमारी एसिड नहीं है, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। बोलो जी क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड हाउ मच इट इज? 1000। 1000। हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब बी की बुक में क्या एंट्री बनेगी? सर बी तो अपनी बुक में सिंपल एंट्री बनाएगा पेमेंट करने की। बैंक। और वो एंट्री क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। बीपी अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट डेबिट कैश। टू कैश अकाउंट। बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां तक बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, यस। तो ये थे हमारे 4 केसेस। गाइस पूरे का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन 4 केसेस में ही घूमता है। केस 1 जब उसने रिटेन करा बिल टिल मैच्योरिटी। केस 2 उसने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। केस 3 हमने बिल एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ सी। और केस 4 हमने अपना बिल अपने बैंक को भेज दिया। सर केस क्यों 1 एक भेजा? बारी और बता दो। कलेक्शन के लिए। आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर है 100%। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर केस 1 बता दो एक बारी और। कौन सा? 1। केस 1 में कुछ नहीं होता। व्हेन द ड्रॉ रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी एंड द ड्रॉई मेड द पेमेंट। यानी केस 1 कहता है कि ड्रॉअर ने उस बिल को अपने पास संभाल कर रखा 3 महीने तक, और जब 3 महीने पूरे हुए तो ड्रॉअर ने वो बिल ड्रॉई को दिया और ड्रॉई ने उसके बदले पेमेंट कर दी। तो दिस इज कॉल्ड व्हेन द ड्रॉअर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी एंड द ड्रॉई मेड द बिल। तो ए के पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू BR, और उसके पास से BR गया और बी ने पेमेंट करी है तो BP डेबिट टू कैश। हाँ जी, क्लियर है पंकज अब आपको? यस सर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 केसेस के बाद हमारा अगला केस आता है जिसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। कम ऑन एवरीबॉडी, हमारा नेक्स्ट केस आता है डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है भाई, अब से सुनिए व्हाट इज डिसऑनर ऑफ बिल। बड़ी सीधी सी बात है, जब ड्रॉई
ड्यू डेट पर पेमेंट देने से मना कर दे तो हम बोलते हैं बिल डिसऑनर्ड हो गया। व्हेन ड्रॉई फेल टू मेक द बिल पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, द बिल इज सेट टू बी डिसऑनर्ड। हाँ जी बोलिए, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। जब ड्रॉई ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट देने से मना कर दे तो हम उसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। आई होप यहां तक क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए, जो ए है वो ड्रॉअर था और बी क्या है? ड्रॉई। बी कह रहा है जी पेमेंट तो है नहीं, मेरे पास है नहीं तो मैं अभी नहीं दे सकता। तो ड्यू डेट पर उसने पेमेंट देने से मना कर दिया तो हमने उसको बोला भैया तेरा बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो अब उस केस में ए के पास क्या रेमेडीज है? ए को ड्यू डेट पर पेमेंट तो मिल ही नहीं है, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो उस केस में ए के पास क्या रेमेडीज है? केस फाइल कर सकते थे। वो स्यू कर सकता है बी को। हाँ, पहला तो ये है जी, डायरेक्ट वो कहे जी आओ भी तुम पेमेंट नहीं दे रहा, आओ कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है जी, बट ये लास्ट रिजॉर्ट होता है बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरा केस ये हो सकता है वो बी से कारण पूछे कि भैया आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। बी ने कहा यार देखो तुम और मैं सालों से बिजनेस कर रहा है, क्लियर, बट थोड़ी सी मेरी पेमेंट लेट हो गई है, इस कारणवश मैं तुम्हें अभी नहीं दे पाया, लेकिन मेरी इंटेंशन है 100% पेमेंट देने की। जैसे ही मेरा पैसा आएगा मैं आपको पे कर दूंगा। क्लियर है? तो ए या तो वेट करे या फिर वो बी पर क्या करे? सूट फाइल कर दे, केस कर दे। पर ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है। मान लो ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, तो अब ऐसा थोड़ी ए दौड़ता हुआ कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, उसने जज साहब से कहा जज साहब सब छोड़ो, प्लीज मेरा केस पहले सॉल्व करो। क्या होगा? जज सारे काम छोड़कर ए का केस सुनेगा? नो सर। नहीं भाई, एक वो बोलेगा इसको धक्के दे के बाहर निकालो यार, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भैया कोर्ट में जाने का एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले ए अपना केस रजिस्टर कराएगा कोर्ट में, और रजिस्टर कराने में उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नोटिंग चार्जेस। यस सर। क्या बोलेंगे गाइस? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। कौन पे करेगा? जिसके पास बिल होगा। ये रूल याद रखना, जिसके पास बिल होगा वो बंदा नोटिंग चार्जेस पे करेगा। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो जिस व्यक्ति के पास बिल होगा वो ही नोटिंग चार्जेस पे भी करेगा। हाँ जी बोलो, क्लियर है गाइस? यस सर। तो अब जब हम डिसऑनर पढ़ेंगे तो हम उसे दो पार्ट में पढ़ेंगे, विद नोटिंग चार्जेस, विदाउट नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? तो गाइस हमने 4 केस सीखे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। अब हर एक केस के डबल 2 केस बनेंगे, विद नोटिंग, विदाउट नोटिंग। तो डिसऑनर के टोटल 8 केसेस होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है यहां तक। यस सर। सर चलिए आइए शुरू करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। सो लेट्स स्टार्ट डिसऑनर ऑफ बिल। ये ए की बुक है और ये बी की बुक है। केस 1, ठीक है जी। When the drawer retain the bill till maturity and the bill is dishonored. हाँ जी, when the drawer retain the bill till maturity and the bill is dishonored. ठीक है, तो केस 1 समझ में आ गया। ड्रॉअर ने बिल अपने पास रखा मैच्योरिटी तक, तो जब मैच्योरिटी डेट आई तो वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो अब उस केस में हम कैसे पढ़ेंगे? तो केस ए हम पढ़ेंगे पहला, विदाउट
नोटिंग चार्जेस, मतलब अभी कोई नोटिंग चार्जेस नहीं हुए हैं, अभी वो बातचीत कर रहा है, लेकिन ड्यू डेट पे बिल तो डिसऑनर्ड हो गया ना, तो हमें तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब एक रूल याद रखना हमेशा, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉई, ठीक है, ऐसे सुनो, फिर से सुनो, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉअर हमेशा अपनी बुक में ड्रॉई को डेबिट करेगा। आई रिपीट, जब भी बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा, तो ड्रॉअर हमेशा अपनी बुक में किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई को। क्योंकि भैया अगर उसने पेमेंट देने से मना कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं पेमेंट छोड़ दूंगा। क्लियर? तो एक आएगा बी, तुम फिर से मेरे डेटर बन गए क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया और तुमने मुझे पेमेंट नहीं दी। ठीक है जी, तो डिसऑनर का मतलब कैंसिलेशन ही होता है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। यस सर। तो आइए, ए अपनी बुक में एंट्री पास करेगा क्या, बी डेबिट बी आर टू बी आर, 1000 रुपए। बोलो क्लियर है? तो विदाउट नोटिंग चार्जेस ये अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेगा, बी डेबिट टू बी आर। सही है भाई? यस सर। अब आ जाइए बी की बुक में, विदाउट नोटिंग चार्जेस। क्या अगर सर नोटिंग चार्जेस ना हो तो क्या होगा? तो ए अपनी बुक में एंट्री पास कर चुका है, बी भी अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, तो बी भी बिल को कैंसिल हो गया बिल, तो और वापिस ए उसका कौन बन गया, क्रेडिटर। तो ये एंट्री क्या पास करेगा, बीपी डेबिट टू ए 1000। जल्दी बोले, क्लियर है? यस सर। बीपी डेबिट टू ए 1000। आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये पहली Yes, एंट्री sir. होती है डिसऑनर ऑफ बिल की। ओके सर। चलिए अब गाइस केस 2 लेते हैं हम, विद नोटिंग चार्जेस। अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए। नोटिंग चार्जेस कितने होंगे ये क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट? तो मैंने अज्यूम कर लिया विद नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज। अब पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक लाइन याद रखना कि नोटिंग चार्जेस वो व्यक्ति पे करेगा जिसके पास बिल होगा। नोटिंग चार्जेस वो व्यक्ति पे करेगा जिसके पास बिल होगा। तो यहां पर बिल किसके पास है, ए के पास। ए के पास। कम ऑन एवरीबॉडी। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ए पे करेगा। हाँ जी बोलो, क्लियर है? और ए ने अपनी जेब से 100 रुपए दिए तो ए कहेगा बहुत बढ़िया, गलती बी की थी, पैसा मुझे भरना पड़ा है। तो कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, अभी भर दो, बाद में हम तुम्हें दिलवा देंगे। तो अब ए बी से 1000 रुपए तो बिल के लेगा। कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर। और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के लेगा। और 100 तो ए रुपए बी से लेगा। टोटल कितना पैसा लेगा, 1100। 1100। बी डेबिट 1100 रुपए। जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। टू बी आर 1000 रुपए। याद रखना बिल का अमाउंट चेंज नहीं हो सकता, तो वह एंट्री पास करेगा बी डेबिट 1100 रुपए टू बी आर 1000 रुपए। और 100 रुपए उसकी जेब से गए हैं ना, टू कैश। तो टू कैश अकाउंट 100 रुपए। ठीक है भाई? तो एंट्री बनी बी डेबिट 1100 रुपए, टू बी आर 1000 रुपए और टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। आई होप गाइज यहां तक बिल्कुल क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। नो सर। नो सर। आइए नो सर। अब बी की बुक में देखेंगे भाई, विद नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज। अब गाइस विद नोटिंग चार्जेस कितने रुपए हैं ये, 100 रुपीज। 100 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, नोटिंग चार्जेस शब्द का प्रयोग केवल और केवल ड्रॉई करेगा।
क्योंकि ये बात ड्रॉई को पता है कि वो केस हारेगा और उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, पहले तो वो बीपी को कैंसिल करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। अब बिल के नोटिंग चार्जेस भी उसी को पे करने पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा जी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और वो ए को अपना क्रेडिटर कितने से बनाएगा, 1100 रुपए से। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो विद नोटिंग चार्जेस बी की बुक में क्या एंट्री बनेगी गाइस, बीपी अकाउंट डेबिट 1000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, टू ए 1100 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर है। यस सर। अब एक रूल याद रखना, बी ड्रॉई की बुक में सिर्फ ये 2 एंट्री पास होती रहेंगी, चाहे कोई सा भी केस हो। अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस है तो ये एंट्री पास होगी बीपी 2A, और अगर विद नोटिंग चार्जेस है तो एंट्री बनेगी बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2A। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको केस 1। Yes, sir. यस सर। चलिए गाइस केस 2 की बात करेंगे। When the drawer discount the bill with his bank and the bill is dishonored, तो गाइस केस 2 क्या है, When the drawer discount the bill with his bank, ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट कराया अपने बैंक से, एंड द बिल इज डिसऑनर्ड, और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब गाइस उसकी एंट्री बनाएंगे। तो इसमें भी केस 1 विदाउट नोटिंग चार्जेस। अब गाइस डिस्काउंट में क्या होता है आप जानते हैं, हमने बिल बैंक को बेच दिया, 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आई, बिल को लेकर बैंक गया बी के पास, बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो बैंक वापस आके किसको पकड़ेगा, ए को। बैंक ऐसे कहेगा भैया एक ऐसा बिल दे दिया जो डिसऑनर्ड हो गया, अपना बिल लो और मुझे मेरी पेमेंट लाके दो। बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। और बी क्योंकि पेमेंट नहीं दे रहा, तो ए जाकर किसको पकड़ेगा, बी को। अब ए इस स्थिति में है कि वो पैसे लेगा बी से और लाकर किसको देगा, बैंक को। तो अब क्योंकि हम ए की बुक बना रहे हैं तो ए पैसे लेगा बी से, तो ए क्या एंट्री पास करेगा गाइस अपनी बुक में, बी अकाउंट डेबिट 1000। भाई उसे डेबिट करके हमने डेटर बना लिया और पेमेंट लाकर किसको देनी है, क्योंकि बैंक को पे करना है, तो टू बैंक अकाउंट 1000। तो बी डेबिट टू बैंक। जल्दी बोलो पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आइए ए की बुक में क्या एंट्री बनेगी, बस ये याद कर लेना, बी की बुक में सॉरी बीपी टू ए। कोई सा भी केस हो अगर विदाउट नोटिंग चार्जेस है तो एंट्री बनेगी बीपी डेबिट टू ए। बोलो क्लियर है? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब इसमें केस 2 लेते हैं गाइस हम, विद नोटिंग चार्जेस ₹100, विद नोटिंग चार्जेस ₹100। अब मैंने बोला था पूरे अकाउंटिंग में हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि सर जिसके पास बिल होगा वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। पूरे अकाउंट्स में हमारी एक अजम्पशन चलती है कि जिसके पास बिल होगा डेफिनेटली वही नोटिंग चार्जेस भी क्या करेगा, पे करेगा।
बोलो क्लियर। तो इस केस में बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक। तो नोटिंग चार्जेस कौन देगा? बैंक देगा। और वो लेगा किससे? ए से। और ए किससे लेगा? बी से। तो गाइस एंट्री सेम रहेगी, पर हम उसमें नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड कर देंगे। तो हम बोलेंगे बी डेबिट टू बैंक 1100 रुपए, और लाकर किसको देंगे? बैंक टू बैंक अकाउंट 1100 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, एंट्री समझ में आ गई? तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू बैंक 1100। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो डाउट सर। नो डाउट सर। आइए, बी की बुक में एंट्री बताइए क्या बनेगी? बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट सेम एंट्री, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। केस 3 की बात करेंगे। When the drawer endorses the bill in favor of C and the bill is dishonored. When the drawer endorses the bill in favor of C and the bill is dishonored. ठीक है जी, ड्रॉर ने बिल किसको दिया? सी को, और बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब सी पेमेंट लेने गया बी के पास, बी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो सी वापिस आकर किसको पकड़ेगा? ए को। और ए किसको पकड़ेगा? बी को। अब क्योंकि तुम ए के अकाउंटेंट हो, तो तुम इस स्थिति में हो कि तुम पैसा लोगे बी से और लाकर किसको दोगे? सी को। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू सी 1000। सिंपल। बी डेबिट टू सी 1000 एंड दैट इज सिंपल। बोलो जी क्लियर। बी की बुक में क्या होगा गाइस? बीपी टू ए सेम एंट्री, बीपी डेबिट। अरे बोलो यार। टू ए अकाउंट। टू ए, बिल्कुल सही, बीपी डेबिट टू ए। आइए सेकंड केस लेते हैं अब हम। विद नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100, विद नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100। तो अब गाइस याद रखना, बिल किसके पास था? सी के पास। तो नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे? सी ने। वो ये पैसा लेगा ए से और ए पैसा लेगा बी से। तो ए क्या करेगा? बी से पैसा लेगा, बी डेबिट 1000 रुपए बिल के, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के, 1100 रुपए, और लाकर किसको देगा? सी को, टू सी 1100 रुपए। सो दैट वुड बी द एंट्री, बी डेबिट टू सी 1100 रुपीज। यस सर। यस सर। बी की बुक में वही एंट्री बनेगी, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। हाँ जी गाइस, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए अब हम गाइस मूव करते हैं अपना केस 4 एंड लास्ट। उसके बाद हमारा डिसऑनर समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, केस 4। When the drawer send the bill to his bank for collection and the bill is dishonor. When the drawer sent the bill to his bank for collection and the bill is dishonored, ड्रॉर ने
बिल भेजा अपने बैंक को करेक्ट करने के लिए और वो बिल क्या हो गया, dishonored हो गया। When the drawer sent the bill to his bank for collection and the bill is dishonored, तो अब उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें भी केस 1 विदाउट नोटिंग चार्जेस, बिना नोटिंग चार्जेस के। तो गाइस ए यानी कि ड्रॉअर अपनी बुक में हमेशा बी को डेबिट करेगा, तो ये एंट्री पास करेगा बी डेबिट 1000। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से एक एसिड बनाई थी, अब सर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो वो एसिड भी कहां रही, तो उसे हम क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000, तो एंट्री बनेगी बी डेबिट 1000, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। बोलो क्लियर है एकदम? Yes, sir. यस सर। बी की बुक में वही सेम एंट्री, बीपी डेबिट 2A। 2A. ठीक है गाइस, Yes, sir. सर चलिए अब इसमें केस बी और हमारा लास्ट केस। विद नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100। अब इसमें नोटिंग चार्जेस है 100 रुपए के। तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूं, हम अज्यूम करते हैं जिस व्यक्ति के पास नोटिंग चार्जेस होंगे वही बिल, सॉरी जिस व्यक्ति के पास बिल होगा वही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। तो बिल किसके पास है, बैंक के पास है, बट हमने दिया है ना, तो बिल बैंक पे करेगा नोटिंग चार्जेस, लेकिन हमारे बिहाफ पर, तो वो हमारे अकाउंट में से पैसा काटेगा और वो पैसा हम किससे लेंगे, बी से लेंगे। तो एंट्री देखिए बी डेबिट 1100 रुपए, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000 रुपए और टू बैंक अकाउंट 100 रुपए। सो दैट वुड बी द जनरल एंट्री। बी डेबिट 1100 रुपए क्योंकि हमें बी से 1100 रुपए लेने हैं, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000 रुपए क्योंकि हमारी एसिड जो बनी है वो तो 1000 से बनी है ना, एंड टू बैंक अकाउंट क्योंकि हमारे बैंक में से 100 रुपए काटकर बैंक ने पे करे। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है 100%। Yes, sir. बी की बुक में सेम एंट्री पास होगी, कौन सी, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2A। तो बीपी डेबिट 1000 रुपए, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 100 रुपए, 2A कितना 1100 रुपए। 1100। गाइस यहां पर आकर हमारा डिसऑनर समाप्त हो गया। जल्दी बताइए, सीरियसली समझ में आ गया? तो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो बताया, 4 केसेस डिस्कस करे और डिसऑनर कवर करा। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल। ठीक है गाइस, तो वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे और अगले सेशन में ही फिर आपका एक मॉक टेस्ट भी लेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। ठीक है गाइस, ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। चलिए ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं अब यहीं पर। नेक्स्ट सेशन में जैसे मैंने बोला बचा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे और मॉक टेस्ट लेंगे कि किस तरह से टेस्ट आ सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। ठीक है जी, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, टिल देन वेरी गुड नाइट एंड एंजॉय। गुड नाइट सर, बाय। Bye, sir.